हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आई क्यू में आपका स्वागत है। मैं मोहित जिंदल इस वीडियो में लेकर आया हूं चाइना रशिया रिलेशंस की डिस्कशन। दोस्तों, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। इनका आपस में रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए यूपीएससी मेंस के हिसाब से। इसके अलावा इंडिया इन दोनों के बीच में कैसे फिट होता है और कैसे इम्पैक्ट होता है, इसकी भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से। दोनों का ही नाम IAS प्रेप विद मोहित है। अब आगे बढ़ते हैं कि हम ये वीडियो क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्टार्टिंग में कही कि चाइना और रशिया का जो रिलेशनशिप है उसका पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है और करंट क्या चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इंडिपेंडेंटली भी इसके ऊपर सवाल पूछ सकती है। दूसरा, सेंट्रल एशिया की मैपिंग हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैस्पियन सी के बारे में, उसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ क्या हैं, अलग अलग स्थान कौन से हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप की वजह से इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। पावर ऑफ साइबेरिया क्या है, रशियन फार ईस्ट एरिया, ये एरिया क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, IR के हिसाब से, GS IR के हिसाब से और ज्योग्राफी GS और ज्योग्राफी ऑप्शनल के हिसाब से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं चाइना और रशिया के रिलेशनशिप की हिस्ट्री क्या रही। दोस्तों, आपको पता है दोनों ही कम्युनिस्ट नेशंस हैं। 1950s में इन दोनों की जो कम्युनिज्म की परिभाषा थी उसको लेकर बहुत डिफरेंसेस आए। चाइना जाहिर सी बात है कि माओ जेडोंग के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे थे, और जो रशिया था वो लेनिन एंड लेटर स्टालिन के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा था। तो दोनों का जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर काफ़ी डिफरेंसेस उत्पन्न हुए, एंड 1950s के दौरान ये डिफरेंसेस बढ़ते चले गए। इतने बढ़ गए कि 1961 के अंदर चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसने फॉर्मली सोवियत वैरायटी ऑफ कम्युनिज्म को कहा कि ये एक रिविजनिस्ट आइडियोलॉजी है, यानी कि जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म की, जो कि मार्क्स ने दी थी, उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है चाइना ने, उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है रशिया ने, और इसलिए हम इनसे एक सेपरेशन अनाउंस करते हैं। तो इसको ग्रेट साइनो सोवियत स्प्लिट ऑफ 1961 बोला जाता है। तो जानने वाली बात और याद करने वाली बात बस इतनी सी है कि 50s के अंदर चाइना और रशिया की बहुत डिफरेंसेस थे ओवर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। इतने हुए कि 61 में इट कल्मिनेटेड इनटू साइनो सोवियत स्प्लिट ऑफ 1961। उसके अलावा 1960s के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और घटना हुई, 1969 का ब्रीफ बॉर्डर वॉर। इसकी दोस्तों सेपरेट वीडियो आपको स्टडी IQ चैनल पे मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं। 1969 का चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर वॉर हुआ था छोटा सा, उसके बारे में ये वीडियो होगी। उसके बाद हम बात करते हैं 70s की। दोस्तों, 70s के दशक के अंदर भी रशिया और चाइना जो है वो डिफरेंसेस बढ़ ही रहे थे। इतने बढ़ गए थे कि लेट 1970s में 1979 की अगर हम बात करें तो US और चाइना बहुत ज़्यादा पास आ रहे थे, क्योंकि चाइना और रशिया तो ऑलरेडी स्प्लिट हो चुके थे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। 79 के अंदर क्या हुआ, हेनरी किसिंजर जो कि US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर समझ लीजिए वो थे, उन्होंने क्या किया कि चाइना के अंदर उन्होंने कुछ विजिट्स करी। चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था कि आप हमें फॉर्मली रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि उससे पहले US जो था वो ताइवान को ट्रू चाइना मानता था, ठीक है। और तो चाइना ने कहा हेनरी किसिंजर को कि आप अपनी वन चाइना पॉलिसी जो है आप उसको इम्प्लीमेंट करें, मतलब वन चाइना पॉलिसी आप डिक्लेयर करें कि एक ही चाइना है और हम ही उसके फॉर्मल हकदार हैं, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन 70s में चल रहे थे। तो 1979 के अंदर US ने फॉर्मली वन चाइना पॉलिसी को अधेयर कर लिया, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट बना, क्योंकि इससे क्या हुआ कि पावर शिफ्ट्स हुए। चाइना जो है वो ज़्यादा US की तरफ अलाइंड हो गया, वाइल रशिया और चाइना जो है इनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ते चले गए। इतने बढ़ते चले गए कि 80s का दशक भी ऑलमोस्ट एक वेस्टेड डेकेड था रिलेशनशिप के हिसाब से। लेकिन 1989 आते आते रशिया के जो मिखाइल गॉर्बाचेव थे उन्होंने कोशिश करी कि चाइना के साथ रिश्तों को सुधारा जाए, इसलिए 1989 में उन्होंने चाइना विजिट भी किया। इसके अलावा 1989 के अंदर रशिया ने जो अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को जो सपोर्ट थी उससे भी सपोर्ट उन्होंने विड्रॉ कर ली। दोस्तों, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। 1979 के अंदर रशिया क्या करता है, रशिया अफगानिस्तान को इन्वेड करता है, ठीक है, और वहाँ पे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। ये पूरा का पूरा जो है ऑलमोस्ट 1989 तक चलता है। 10 साल तक सोवियत ऑक्यूपेशन रहता है अफगानिस्तान का, और उधर से मुजाहिदीन जो थे, मतलब अफगानिस्तान में
अगेंस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो लड़ रहे थे वहाँ के मुजाहिदीन, और जिनको सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। तो एक तरह से ये भी कोल्ड वॉर का अरीना बन गया था अफगानिस्तान भी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बताऊंगा जिसमें हम डिटेल में समझ सकते हैं कि रशिया की क्या इन्वॉल्वमेंट थी और क्या क्या इवेंट्स हुए। और वैसे भी वो टॉपिक आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी जीएस पेपर 1 में कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हमारी कहानी। तो 1989 के अंदर गॉर्बाचेव ने सोवियत सपोर्ट विड्रॉ किया फ्रॉम द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इसकी वजह से क्या हुआ कि रशिया और चाइना जो है वो वापस पास आने लगे। ठीक है, और जब फाइनली 1991 में सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ तब चाइना और रशिया बहुत ज़्यादा पास आ गए। इन्हीं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए 2001 में व्लादिमीर पुतिन जो अभी करंट प्रेसिडेंट भी हैं वो चाइना जाते हैं और वहाँ पे एक हिस्टोरिक ट्रीटी साइन करते हैं जो कि है ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन। दोस्तों ये बहुत ही लैंडमार्क ट्रीटी है रशिया और चाइना के बीच में। कभी भी इनके ऊपर सवाल आए तो आपको इस ट्रीटी के बारे में ज़रूर मेंशन करना है। विदाउट मेंशनिंग दिस ट्रीटी योर आंसर इज इनकम्प्लीट एंड यू विल नॉट गेट द बेस्ट मार्क्स दैट यू डिजर्व। ठीक है, तो अब एक बार नज़र मार लेते हैं कि इस ट्रीटी में ऐसा क्या था। दोस्तों इस ट्रीटी से चाइना और रशिया दोनों को बहुत फ़ायदा था। चाइना को फॉलोइंग बेनिफिट्स थे, उसको अपनी आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए रशियन मिलिट्री ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी मिल रहा था। इसके अलावा उसको एक पेट्रोलियम की सप्लाई के लिए एक स्टेबल और कंसिस्टेंट पार्टनर मिल रहा था, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत ही इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ पे था, अभी भी है। तो उसको फ्यूल करने के लिए रशिया से उसको पेट्रोलियम की एक स्टेबल सप्लाई मिल रही थी। इसके अलावा चाइना जो था वो अपने ताइवान वाले इशू को लेकर सपोर्ट अटेन कर रहा था रशिया से। और दोस्तों ये चाहे सुनने में आपको छोटी बात लग रही हो, लेकिन चाइना के लिए ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है ताइवान इशू। ठीक है, ये भी एक अलग से डेडिकेटेड बड़ा टॉपिक है समझने के लिए और डिस्कस करने के लिए। मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, बस सिर्फ इतना जान लीजिए कि ताइवान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है। इनफैक्ट 1970s के जब मैं बात कर रहा था, हेनरी किसिंजर जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, दिस वॉज प्रॉबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉर्नी इशू बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। कि चाइना का बस ये कहना था कि अमेरिका ये रिकॉग्नाइज कर ले तो हमारे रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। और धीरे 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 उस डेकेड के एंड तक आते आते 1979 में यूएस जो है वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज भी कर लेता है। ठीक है, इस ट्रीटी से रशिया को क्या फ़ायदा हो रहा था, उसको सोर्सेज ऑफ कैपिटल मिल रहे थे क्योंकि चाइना के पास सरप्लस था। इसके अलावा उसकी जो वर्क फोर्स है उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ कंट्री था। रशिया को एक बहुत मेजर बायर मिल रहा था उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ का। इसके अलावा अपनी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का भी बहुत इंपॉर्टेंट बायर जो है, स्टेबल और कंसिस्टेंट बायर जो है वो चाइना में उसको दिखता था। तो दोस्तों दोनों को ही बहुत फ़ायदा था ट्रीटी से। इस ट्रीटी के बारे में आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि आज की डेट में रिलेशंस इनके कैसे हैं। तो दोस्तों अगर आज की डेट में हम बात करें तो रशिया काफ़ी कंसर्न्ड है ओवर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। दोस्तों सेंट्रल एशिया क्या है? सेंट्रल एशिया बेसिकली 5 स्थान से बना हुआ है जो फॉर्मरली यूएसएसआर का पार्ट थे। ठीक है, हम आने वाली स्लाइड में इसका प्रॉपर डायग्राम और वो देखेंगे। तो रशिया की एक कंसर्न रही है कि चाइना जो है वो सेंट्रल एशिया में अपना काफ़ी दबदबा बना रहा है। ठीक है, उनको लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्सटेंड करता है, उनके रिसोर्सेज भी लेता है और अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो भी वहां मेंटेन कर पाता है थ्रू एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रशिया का ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। आइए देखते हैं सेंट्रल एशिया का थोड़ा सा मैप, थोड़ी सी ज्योग्राफी यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो दोस्तों अगर मैं सेंट्रल एशिया की बात करूं तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 स्थान से सेंट्रल एशिया बनता है। और इधर अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? शुरू करते हैं यहाँ से कजाकिस्तान, इधर रशिया, इसके बाद अजरबैजान, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। साउथ में आप आ जाएंगे तो ईरान में आ जाएंगे, ईरान के बाद तुर्कमेनिस्तान। तो ये सब हैं सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ कैस्पियन सी एंड कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसको लार्जेस्ट लेक भी बोलते हैं क्योंकि टोटली ये एक लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी है। ठीक है, और दोस्तों कैस्पियन सी के बारे में अगर आपको थोड़ा सा और जानना है तो कैस्पियन सी एक बहुत ही रिसोर्स रिच एरिया है। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल गैस भी मिलती है, वेरियस रिसोर्सेज मिलते हैं। फूड रिसोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ की एक बहुत पॉपुलर फिश की स्पीशीज़ है जिसको स्टर्जन बोलते हैं। स्टर्जन जो है वो प्राइमरली कैस्पियन सी और अरल सी और ब्लैक सी इन सब में पाई जाती है।
और स्टर्जन के ओवरी से आपको मिलता है कैवियर। कैवियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महंगी डेलिकेसी होती है इन स्पेशली यूरोपियन एंड अमेरिकन नेशंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैस्पियन सी के बारे में जानकारी है। इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है वो है अरल सी। अरल सी जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर करती है। और अरल सी जो है यहाँ पे प्राइमरीली दो रिवर्स जो हैं वो यहाँ पे ड्रेन होते हैं, एक है सिर दरिया और एक है अमू दरिया। सिर दरिया जो है वो ऐसे 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 यहाँ से आता है, ठीक है, और जो अमू दरिया है वो उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के ऑलमोस्ट बॉर्डर से आता है। ठीक है, दोनों ही ये तियन शान माउंटेन्स और ये पामीर माउंटेन से इमर्ज करते हैं। ठीक है, और अरल सी के अंदर ये ड्रेन कर जाते हैं। ठीक है, आजकल ये भी है दोस्तों, काफ़ी न्यूज़ में आया है, इकोलॉजिकली काफ़ी डैमेज हो गया है अरल सी। ठीक है, तो ये जो आपका अमू दरिया है ये रादर देन अरल सी तक पहुंचने में ये बीच में ही कहीं लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है। और ध्यान रहे दोस्तों कि जब आप ग्लोबल इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो अरल सी जैसी एग्जांपल्स और केस स्टडीज आपके पास हमेशा रेडी रहनी चाहिए ताकि आप अपने आंसर्स को और ज़्यादा इनरिच कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये है थोड़ी सी ज्योग्राफी की डिस्कशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम ये देख रहे थे कि सेंट्रल एशिया को लेकर रशिया की एक मेजर कंसर्न है कि चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न है टू रशिया वो है ट्रेड। रशिया जो है वो चाइना जो है वो रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन रिसेंटली वहाँ पे एक ट्रेड डेफिसिट देखा गया है जो कि रशिया के फेवर में नहीं है, यानी कि रशिया ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है चाइना से एज कंपेयर टू चाइना रशिया से। और दोस्तों इनका जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो बहुत ही एक तरह से कुछ लिमिटेड कमोडिटीज तक सीमित है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना जो है वो मेजरली रशिया से पेट्रोलियम और गैस इंपोर्ट करती है, वाइल रशिया जो है वो मेजरली मशीनरी और इक्विपमेंट जो है वो इंपोर्ट करता है चाइना से। ठीक है, अब हाल ही में क्या हुआ कि पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लो हुई और ऑयल एंड गैस की जो डिमांड थी वो कम हुई। इसकी वजह से क्या हुआ कि रशिया जो है वो ट्रेड डेफिसिट में चला गया, क्योंकि चाइना ने ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करना बंद कर दिया, लेकिन रशिया की जो मशीनरी की डिमांड थी वो वैसी रही। ठीक है, तो ऐसे में एक ट्रेड डेफिसिट शुरू हो गया है। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ जो रशिया जो इस रिलेशनशिप को देखता है वो वेस्टर्न सैंक्शंस जो हैं रशिया पे जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ लगाते हैं, इसकी वजह से भी रशिया का एक ड्रिफ्ट आप कह लो चाइना की तरफ हो जाता है फॉर इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, एक तरह से डिपेंडेंसी बन जाती है। तो दोस्तों ये आप एक तरह से एक ऐसी सिचुएशन समझ लीजिए कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए ये भी एक बहुत क्रिटिकल और डिफ़िकल्ट डिसीजन है, क्योंकि अगर वो रशिया पे सैंक्शंस लगाते हैं तो रशिया नेचुरली चाइना की तरफ ड्रिफ्ट होता है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो वर्ल्ड में और ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग पावर बनता है। तो बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है फॉर वेस्टर्न नेशंस, बट अगेन मतलब दे हैव टू डिसाइड समथिंग। तो जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं वो भी एक रीज़न है कि रशिया जो है वो चाइना पे और ज़्यादा क्यों डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इनके आपस के रिलेशनशिप की कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने जो आपको बताया स्टार्टिंग में कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से जो है मतलब चाइना और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब हुआ, उन्होंने वहाँ से कोल मंगवाना बंद कर दिया, इसलिए चाइना इज़ ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स रशिया फॉर मोर कोल इंपोर्ट्स। तो ये एक रीसेंट हैपनिंग है। इसके अलावा अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इसकी वजह से रशिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने लार्ज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो चाइना में भेज सके। ठीक है, इसके अलावा चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत जो फंड्स आ रहे हैं वो यूज़ करे जा रहे हैं मॉस्को कजान हाई स्पीड रेलवे बनाने के लिए। दोस्तों मॉस्को कजान हाई स्पीड रेलवे जो है ये रशिया के निजनी नोवोग्राड रीजन जो है, जो कि इंडस्ट्रियली बहुत रिच एरिया है रशिया का, उसमें से पास करती है। और ये जो हाई स्पीड रेलवे है ये जाहिर सी बात है कि रिसोर्सेज के आदान प्रदान के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे होगा मॉस्को से लेके कजान तक। तो दोस्तों इसको आप मैप में भी देख सकते हैं। और ये निजनी नोवोग्राड जो रीजन है, जब हम रशिया की इंडस्ट्रियली रिच बेल्ट्स की बात करते हैं तो इसका नाम बहुत ही प्रोमिनेंटली आता है। और स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 सेक्शन बी, जब हम वर्ल्ड की इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं उसमें ये एरिया आपको ज़रूर मेंशन करना है अगर क्वेश्चन ये आता है कि रशिया के इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स के बारे में आप बताइए।
इसके बाद बात करते हैं अलीबाबा का। जो अली पे है चाइना का, वो रशिया के अंदर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज भी ऑफर करने वाला है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि कैसे इंक्रीजिंगली डीपन इंटीग्रेशन जो है वो हो रहा है चाइना और रशिया का। इसके अलावा बिल्कुल हाल ही में उन्होंने परमानेंट मून बेस बनाने के लिए भी ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मून बेस है यहाँ तो मून की सरफेस पे बनेगा या उसकी ऑर्बिट में बनेगा, तो ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो इस पे चीज़ें चल रही हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑल्दो इस वीडियो के स्कोप के थोड़ा बाहर है कि हम इसको डिस्कस करें। इसके लिए भी एक अलग वीडियो जो है वो बन सकता है। उसके अलावा हुआवी जो कंपनी है जो 5G इक्विपमेंट बनाती है, रशिया ने वो भी अग्री कर लिया है कि वो इक्विपमेंट वो खरीदेंगे और 5G ट्रायल्स को कंडक्ट करेंगे। तो दोस्तों जहाँ पे बाकी कंट्रीज़ जो हैं स्पेशली लाइक यूएस, वो हुआवी को बैन कर रही हैं, रशिया ने उसको सपोर्ट किया है। इसके अलावा पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन जो है वो भी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करती है टू चाइना, ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी नज़र मारते हैं एक मैप के थ्रू। तो दोस्तों ये रशिया का फार ईस्ट रीजन है और यहाँ पे एक चायंदा फील्ड है गैस का। चायंदा फील्ड से ये पाइपलाइन जो है ये यहाँ तक आती है। यहाँ से ये साउथ जो है ये जा रही है चाइना में। तो ये है चाइना का रीजन, हाई शंघाई पाइपलाइन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से इसी सिस्टम का पार्ट है ये सखलिन से लेके व्लादिवोस्टोक तो जो पाइपलाइन है। तो ये दो पाइपलाइंस अभी एग्जिस्ट करती हैं। इन दोनों के बीच में कनेक्शन जो है इसको प्रपोज किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रेड में आपको दिख रही है ये पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन है, जो कि चाइना के इस रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है। इसके अलावा रशिया का जो मेन पर्पस है वो ये तो है कि उसको एक बायर मिल जाता है, लेकिन साथ ही साथ रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है उसकी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इस पाइपलाइन के सिस्टम से प्रमोट होती है। ठीक है, और ये रहा दोस्तों यहाँ पे व्लादिवोस्टोक। इसकी बात हम एंड में भी करेंगे इस लेक्चर के, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आइए देखते हैं अब इंडिया को कंसर्न्स क्या हैं चाइना और रशिया के रिलेशनशिप से। दोस्तों इंडिया की कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। जाहिर सी बात है कि रशिया और चाइना की जो अलाइनमेंट है वो इंक्रीज होती जा रही है एंड दिस इज़ नॉट इन इंडियाज़ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, सीधी सी बात है कि चाइना जो है वो भी, उसका भी रशिया के साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा पुख्ता होता जा रहा है। 68% ऑफ चाइनाज आर्म्स इंपोर्ट्स कम फ्रॉम रशिया। इसके अलावा वो आर्म्स प्रोडक्शन में भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। हमने जो S-400 लिए हैं रशिया से, चाइना ने भी S-400 जो हैं वो रशिया से ले लिए हैं। इसके अलावा इंडिया रशिया की जो ट्रेड और कनेक्टिविटी है ये चाइना और रशिया की कनेक्टिविटी से कोसों पीछे है। अगर हम ट्रेड के टारगेट्स की बात करें तो इंडिया और चाइना ने 2025 तक $30 बिलियन ट्रेड का टारगेट रखा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं 2019 के अंदर रशिया और चाइना की जो ट्रेड थी वो $110 बिलियन थी। तो कंपैरिजन में इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट इनसिक्योरिटी है इंडिया को वो ये है कि रशिया की जो न्यूट्रलिटी है ऑन साइनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उस पर रशिया ने एक न्यूट्रलिटी का स्टांस मेंटेन कर रखा है। इसके अलावा चाइना जो है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो अपनी बेलिजरेंस और जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ करता है उस पर भी रशिया ने एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करी है। तो बोथ दीज थिंग्स आर अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जो कि रशिया की एक बहुत ट्रस्टेड, रशिया जिसका बहुत एक ट्रस्टेड एलाय था और बहुत ही डीप कल्चरल इंटीग्रेशंस भी हैं सिंस मैनी डेकेड्स। ऑलमोस्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम से इंडिया और रशिया के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बढ़िया रहे हैं। तीसरा जो एक इनसिक्योरिटी है, ऑल्दो मतलब ये एक फिलोसफिकल व्यू पॉइंट है जो कि आप जिससे अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं, वो ये है कि रशिया और चाइना के जो ग्लोबल विजन्स हैं, रशिया और इंडिया के जो ग्लोबल विजन्स हैं वो किस तरह से वर्ल्ड को इन्विजन कर रहे हैं, इसमें स्लाइट डिफरेंस है। रशिया का जो प्राइमरी एम है दुनिया में वो ये है कि कोल्ड वॉर के बाद का जो सिस्टम है वो अमेरिका से दूर लेकर जाया जाए, उस सिस्टम को अमेरिका डोमिनेट ना करे। तो रशिया का एक ग्लोबल थिंकिंग आप कह लो या एक ग्लोबल फोकस है। वाइल इंडिया कंसिडरिंग इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कैपेसिटी इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन अ मल्टीपोलर एशिया। इंडिया का जो विजन है वो ये है कि एशिया जो है वो एक मल्टीपोलैरिटी वहाँ बन सके जहाँ पे कुछ पावर्स जो हैं, मेजर और माइनस पावर्स जो हैं, उनका बराबर रोल हो डिसीजन मेकिंग में। तो इंडिया का फोकस एक रीजनल फोकस है, वाइल रशिया जो है वो एक ग्लोबल फोकस रखता है। तो ये एक विजन का थोड़ा फ़र्क है जो कि आपको पता होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फाइनली रशियन फार ईस्ट की। दोस्तों रशियन फार ईस्ट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, रशिया का एक लेस डेवलप्ड एरिया है, ठीक है। तो ये आपको साइबेरिया दिखता है, साइबेरिया के इधर जो राइट साइड पे एरिया है इसको हम फार ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। फार ईस्ट एरिया जो है, जैसा कि आपको इस मैप में दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारी रेंजेस हैं, जैसे चर्स्की रेंज, वर्खोयांस्क रेंज, स्टैनवॉय रेंज, याब्लोनोवी रेंज। ये सारी रेंजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो फार ईस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट शहर है वो है व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक को यूरोप इन एशिया भी बोला जाता है क्योंकि यूरोपियन कल्चर की काफ़ी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। इसके अलावा व्लादिवोस्टोक जो है वो पैसिफिक ओशन, ये जो आपको साइड में पानी दिख रहा है ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ठीक है। तो व्लादिवोस्टोक जो है वो पैसिफिक ओशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ। ये जो पेनिनसुला निकल रहा है इसको कमचटका पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ओवरऑल ये जो रीजन है फार ईस्ट वाला, ये रशिया का बहुत ही रिच रीजन है फॉर मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स, टिम्बर एंड फिश, ठीक है। तो ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया ने रशिया के साथ एक पार्टनरशिप करने की कोशिश करी है ताकि इस रीजन को डेवलप करा जाए। 2019 में इंडिया और रशिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने का बिटवीन चेन्नई एंड व्लादिवोस्टोक, ठीक है। और ये जो रूट है दिस इज एक्सपेक्टेड टू पास थ्रू डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी, और इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है इन रशियन फार ईस्ट उसको भी बढ़ा देता है। तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया ने पैसे डाले हैं। $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्सटेंड किया है। लेकिन अगर मैं आपको रियल फैक्ट्स बताऊं तो 2015 के अंदर अगर देखा जाए तो इस पूरे रीजन के अंदर जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका 85% इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि चाइना जो है वो इंडिया को रशिया के फार ईस्ट में भी काउंटर कर रहा है बहुत ही अग्रेसिवली। तो इट इज़ नॉट जस्ट साउथ चाइना सी एंड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना दैट चाइना इज़ फाइटिंग इंडिया, इट इज़ ऑल्सो काउंटरिंग इंडिया if we look at the region of Far East in Russia। तो दोस्तों ये रशियन फार ईस्ट की थोड़ा सा एक जोग्राफिकल आइडिया है और उसकी सिग्निफिकेंस है। व्लादिवोस्टोक पे भी आई वुड सजेस्ट आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और पढ़ें और 2 मार्कर प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जोग्राफी ऑप्शनल के अंदर तो आ ही सकते हैं, लेकिन जीएस जोग्राफी में भी कुछ नहीं पता कि वर्ल्ड जोग्राफी से इंस्पायर होके कुछ क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करके आपको दे दे। तो दोस्तों ये था चाइना और रशिया का रिलेशनशिप, इंडिया के कंसर्न्स, पास्ट, फ्यूचर और कुछ जोग्राफिकल चीज़ें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। और फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि सोवियत इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान जो कि 1970s में हुई उसके ऊपर अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। मीनवाइल यू कैन डाउनलोड दिस PDF PPT फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक ग्रुप, दोनों का ही नाम IAS प्रेप विद मोहित है। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। मेरा हैंडल है जिंदल8 मोहित। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें एंड ऑल द बेस्ट।